हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हमारा चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है। जो आपका साइमन कमीशन था उसके संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, और कथनों के नीचे दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है, उसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। जो आपका साइमन कमीशन था उसकी नियुक्ति जो 1919 का एक्ट था उसके क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। नेक्स्ट, उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। जो आपका साइमन कमीशन था उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था। तो इसके संबंध में आपके सभी कथन जो है वो सही है। आपको आंसर जो होगा वो डी होगा। ये चारों ही कथन आपके साइमन कमीशन के संबंध में सही है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था और उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति दी थी। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और उसकी नियुक्ति जो की गई थी साइमन कमीशन की 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध थे। तो कौन थे आपके, जवाहरलाल, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे आपके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संगठन से संबंध थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में ये आपकी जो इंडिपेंडेंस लीग थी इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1928 में। ठीक है, 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो है आपकी स्थापना हुई थी। और इसका गठन किसने किया था, किस किसने मिलकर किया था, ये क्या था आपका, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू और आपके जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने मिलकर किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया। इस लीग का उद्देश्य क्या था, तो इस लीग का उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। ठीक है, इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस जो आपकी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग थी इसका उद्देश्य था आपका डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना, मांग को मुखर करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कौन से वर्ष में पारित किया गया था पूर्ण स्वराज, तो ये पारित किया गया था आपके 1929 में। ठीक है, 1929 में आपका पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें तत्संबंधी प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, कहां पर आपका, लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है वो घोषित कर दिया था 1929 में, जब आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। और जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। जो पूर्ण स्वराज का संकल्प था वो लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था, तो ये क्या था आपके, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 1929 में जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था
ठीक है। 1929 में आपके लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का संकल्प प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के साथ साथ कौन सा होम रूल लीग जो आपका आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? या भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो आपका दांडी यात्रा जो थी इसके साथ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था आपके? 12 मार्च 1930 को किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को आपकी दांडी यात्रा शुरू हुई थी। किसने शुरू की थी? आपकी महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक है, और आपका यहाँ से आपके 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, कहाँ से प्रारंभ की दांडी यात्रा? तो ये की थी आपकी साबरमती से। ठीक है, साबरमती से प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो वो दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, दांडी यात्रा के साथ आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। और जो आपका दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो ये आपका दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून तोड़ने से। ठीक है, नमक कानून तोड़ने से, नमक कानून तोड़ने से संबंधित थी आपकी दांडी यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी मतलब आपका ए सही है परंतु आर गलत है। कथन जो है वो आपका सही है लेकिन कारण आपका इनकरेक्ट है। महात्मा गांधी ने जो है आपका गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रतीक के रूप में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सरकार के प्रति अवज्ञा अपनाई थी। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो 11 मांगे रखी थी उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी, ना कि गरीबों को नमक मुफ्त में उपलब्ध कराने की। ठीक है, गांधी जी ने जो है वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी थी, उसमें से एक मांग ये थी कि जो सरकार का नमक पर एक अधिकार समाप्त हो जाए, ना कि ये थी कि नमक जो है वो गरीबों को मुफ्त में उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक का मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो इसके संबंध में आपका असत्य कथन है सी आपका असत्य है। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये आपका इनकरेक्ट है। जो गांधी जी हैं उन्होंने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा का आंदोलन शुभारंभ करने का निश्चय लिया। 12 मार्च 1930 को आपकी 12 मार्च 1930 को आपकी दांडी यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, और कहाँ से शुरू की थी उन्होंने? साबरमती आश्रम। कहाँ से शुरू की थी? आपके साबरमती आश्रम से, जो आपका गुजरात के अंदर है, सॉरी अहमदाबाद के अंदर है आपका। ठीक है, अहमदाबाद के अंदर ही आपका है, अहमदाबाद से। ठीक है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक
राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक है वहां पर। तो दांडी मार्च में गांधी जी ने 80 सहयोगों के साथ, 80 सहयोगी थे और 81वें आपके गांधी जी थे की सूची दी है, जबकि इतिहास के अधिकांश पुस्तकों में इसकी जो सहयोगियों की संख्या है वो 78 दी हुई है। कुछ संख्या आपके 80 भी मानते हैं और कुछ 78 भी मानते हैं। और वहां पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है, एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा का आंदोलन किया था, आंदोलन का प्रारंभ किया था, उसको शुरू किया था, ना कि समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो गांधी इरविन समझौता था वो मुख्य रूप से क्यों हुआ? गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्ति के लिए। तो ये क्या गया था आपके गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में आपकी कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत, इनमें से कोई नहीं। तो ये था आपका लाल कुर्ती मतलब रेड शर्ट आंदोलन। लाल कुर्ती जो आपका आंदोलन था वो अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं और खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, गांधी सीमांत गांधी भी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? मीरा बहन ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये कहा था आपके सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? एसएससी बोस ने, एलन कैंपबेल जॉनसन ने, बीजी हॉर्निमन ने, सरोजिनी नायडू ने। तो ये कहा था आपके एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ठीक है, किसने कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो आपको इन्हें क्रम में रखना है। पहले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी, गांधी इरविन समझौता। तो इन्हें हमें क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी घटना हुई थी, उसके बाद कौन सी घटना हुई थी। तो पहले हुई थी आपको पहले आपका गांधी इरविन समझौता आता है। ठीक है, पहले आपका गांधी इरविन समझौता आता है, पहले नंबर पर आपका फोर्थ गांधी इरविन समझौता। उसके बाद आपका उसके बाद आपके भगत सिंह को फांसी हुई थी। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह को फांसी हुई थी आपके 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 से 31 मार्च तक। 29 से 31 मार्च तक ये हुआ था 1931 में। फिर आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। 7 सितंबर
7 सितंबर 1931 को ये प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इनमें से किन किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद। तो इनमें से आपके किस किस ने आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था, सरोजनी नायडू ने लिया था और आपके मदन मोहन मालवीय ने लिया था। तो आपके इन तीनों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, मौलाना आजाद ने नहीं लिया था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से, ठीक है, 7 सितंबर 1931 से ये 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है आपका, जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। आपका ए जो है वो आपका इनकरेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। कारण इसका सही है, गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका, इसका प्रतिनिधित्व आपका महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? आपका राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने किया था प्रतिनिधित्व? महात्मा गांधी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? वो कौन से भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर स्क्रू। तो ये थे आपके बी आर अम्बेडकर। जो भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? कौन सा सम्मेलन था जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन से गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया था राष्ट्रीय कांग्रेस ने? तो ये क्या था? आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, इसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। और ये हुआ कब था आपका? जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, ये कब हुआ था आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 12 नवंबर 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से आपके 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। और आपका ये लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि आदि ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें आपकी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, इसमें आपकी कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं हुई थी। फिर आता है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 7 सितंबर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक ही चला था। ठीक है, 1 दिसंबर 1931 तक ये चला था। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक ये चला था।
इसमें एक कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। फिर आता है आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये लंदन में हुआ था 17 नवंबर से 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था। ठीक है, और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया था और गांधी जी जो थे वो एकमात्र प्रतिनिधि थे। ठीक है, गांधी जी जो थे वो वो एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कथन, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशायी कर दिया। कारण, उसके माध्यम से संसद विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। ए आर तथा दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए होगा। आपका ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ये आपका ए की सही एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आपका जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। सेकंड है आपका समाजवाद में सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। एक और दोनों, ना एक ना दो, केवल एक केवल दो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। ठीक है, आपके इनमें से दोनों में से कोई से भी कथन आपके सही नहीं है। जो आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है मई 1934 में, मई 1934 में पटना कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को औपचारिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, औपचारिक मान्यता इसको मिली थी। कब मिली थी? मई 1934 को पटना में। फिर नेक्स्ट क्या है, अक्टूबर 1934 के दौरान बंबई में इसकी नीतियां एवं कार्य प्रणालियां तय की गई थी। कब? आपके अक्टूबर अक्टूबर 1934 को बंबई में, अक्टूबर 1934 को बंबई में इसकी कार्य प्रणाली जो है, कार्य प्रणाली तय की गई थी। ठीक है, कार्य प्रणाली तय की गई थी। और जो इसके अध्यक्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जो थे जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो कभी भी इस दल में शामिल हुए ही नहीं थे। तो आपके दोनों में से कोई सा भी कथन सही नहीं है, दोनों ही कथन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? एम.एन. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम ताणु पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे। जो आपका कांग्रेस समाजवादी दल है इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1934 में। ठीक है, और इसके मुख्य संस्थापक कौन थे? मुख्य संस्थापक, तो इसके मुख्य संस्थापक थे आपके आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ये इसके मुख्य संस्थापक थे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? हरिपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था उसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार कब चुने गए थे आपके? 1938 में हुआ था जब अधिवेशन त्रिपुरी में, जब सुभाष चंद्र बोस जो है आपके प्रथम बार अध्यक्ष चुने गए थे। और दूसरी बार जो चुने गए थे वो आपके 1939 में, जब दोबारा अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी का अधिवेशन दोबारा, तभी आपके दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, तटस्थता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नीति थी आपकी कांग्रेस की? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कारण क्या है आपका? क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। बी आपका करेक्ट आंसर है। तो जो आपका कथन है वो भी इनकरेक्ट है और आपका कारण आर जो है वो भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फ्रोती कहा था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, लॉर्ड वेवेल ने, लॉर्ड लिनलिथगो ने, लॉर्ड मोन्टेग्यू ने। तो किसने कहा था आपके? तो ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने राजनीतिक आंदोलन जो थे गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फ्रोती कहा था। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यालय जो था भारत में सबसे लंबा था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तो ये शुरू हुआ था आपके बम्बई से। कहाँ से शुरू हुआ था? आपके बम्बई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, जब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे उस वक्त अध्यक्ष? तो उस वक्त अध्यक्ष थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे कूट से चयन करें। कथन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण है आपका, जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए है। जो आपका आर है वो भी सही है, सॉरी आपका कथन ए भी सही है और आर जो है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आईएन मानसिक पुत्र था। आईएन मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मेजर आईवाची फूजीवारा का। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी।
1 तथा 4 का। ठीक है, 1 तथा 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे आपके? जीके गोखले, सीआर दास, आगा खां और इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे आपके सीआर दत्त। ठीक है, चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन्हें हमें सही कालानुक्रम में लगाना है। फर्स्ट है आपका शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो पहले क्या हुआ था आपका? सबसे पहले ब्रिटिश संसदीय प्रतिमंडल जो है प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन हुआ था। फिर उसके बाद आपका शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ था आपका? कैबिनेट मिशन की घोषणा। ठीक है, कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई थी। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन हुआ था आपका जनवरी 1946 में। कब हुआ था? जनवरी 1946 में हुआ था। भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह हुआ था आपका फरवरी 1946 में। फरवरी 1946 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन की जो घोषणा थी, कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में 24 मार्च 1946 को हुआ था। कब हुआ था आपका? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को। और जो अंतरिम सरकार का गठन था वो कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था आपका 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। तो ये थे आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। तो कब हुआ था आपका? सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उनके नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? क्रिप्स योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो वो थी आपकी माउंटबेटन योजना। जो माउंटबेटन योजना थी वो आपकी भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 माह चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक और योजना तैयार की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका 15 अगस्त 1947 जो है ये दिन किसने निर्धारित किया था? आपका माउंटबेटन ने निर्धारित किया था भारतीय स्वतंत्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी। ठीक है, कारण है आपका अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। आपका कथन जो है वो भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन सही व्याख्या करता है आपके कथन की जो आपका कथन है उसकी सही व्याख्या करता है आपका कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसने गाया था? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो ये गाया था आपकी सुचेता कृपलानी ने। ठीक है, जो आपकी सुचेता कृपलानी है उन्होंने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का जो गीत है सारे जहां से अच्छा वो आपका गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने। तो ये की थी आपके गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। ठीक है, कौन से गवर्नर जनरल ने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने। ठीक है, किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। और किसके रूप में की थी? तो वो की थी आपके जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जवाहरलाल नेहरू के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल। तो इनमें से आपका अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जो जेबी कृपलानी है 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये जो है आपके 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। कब बने थे ये अध्यक्ष आपके? ये अध्यक्ष बने थे 23 नवंबर 1946 को। कहां पर बने थे? जो मेरठ का अधिवेशन हुआ था वहां पर ये अध्यक्ष बने थे। और कब तक ये अध्यक्ष रहे थे? तो ये अध्यक्ष रहे थे आपके नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष रहे थे। और इनके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके बाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, यह कथन किसका था? बिपिन चंद्र, आर कोपलैंड, आर सी मजूमदार, पीई रॉबर्ट्स। तो ये कथन था आपका आर कोपलैंड का। जो आर कोपलैंड ने क्या कहा था? भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का अधिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। जो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 है इसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। जो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 है इसमें भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसकी स्थापना आपके कौन से नियम के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ठीक है, अधिनियम पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है द्वारा इंग्लैंड में सरकार का विभाग बनाया गया, जिसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीतियों का नियंत्रित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था, कौन से अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो ये क्या गया था आपके 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में, 1851 में, 1871 में, 1881 में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1861 में। ठीक है, कब हुई थी आपके? 1861 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, एम ए जिन्ना ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो ये कहा था आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसे गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र, और क्या क्या कहा था आपके? दास्ता का आज्ञा पत्र, दास्ता का आज्ञा पत्र, दास्ता का आज्ञा पत्र, और क्या कहा था? दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था, और आपका गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ठीक है, दास्ता का अधिकार पत्र और गुलामी का अधिकार पत्र कहते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारतीय परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? मोर्ले मिंटो सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1920, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या करेक्ट आंसर है इसका? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके अधिनियम है और ये किस पर आधारित है अधिनियम, उससे आपको मैच करना है। फर्स्ट है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 था ये किससे संबंधित था आपके? ये संबंधित था मोर्ले मिंटो सुधार से। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो था ये आपका संबंधित था मोर्ले मिंटो सुधार से। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था ये संबंधित था आपके मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था आपके साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर। नेक्स्ट है आपका स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो ये आधारित था आपके माउंटबेटन प्लान पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? तो किसने कहा था ये आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी में से किस एक ने सुभाष चंद्र
निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो इनमें से आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद जो आपके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यह कथन, हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में द्विंगत होंगे। यह कथन किससे जुड़ा है आपका? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तित्व आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये था आपके भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था। हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में द्विंगत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में। तो कहाँ पर बंदी बनाया गया था गांधी जी को? तो कहाँ पर बंदी बनाया गया था महात्मा गांधी को? बंबई में बंदी बनाया गया था। और कब बनाया गया था महात्मा गांधी जी को बंदी बंबई में? 9 अगस्त 9 अगस्त 1942 में। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को बंबई में बंदी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रोलेट कमीशन, साइमन कमीशन। तो ये आधारित था आपके साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम अपना आधुनिक भारतीय इतिहास जो है लगभग कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।